स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम पढ़ेंगे पिछले अध्याय में जो हमारा बाकी रह गया था। हम कड़बक पढ़ रहे थे। कड़बक का पार्ट 1 भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया है और हमने भाग 1 में देखा है कि किस तरह से मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह एक आंख से अंधे और एक कान के बहरे होते हुए भी पूरी तरह से गुणवान है, प्रतिभावान है। और उन्होंने उस पहला जो भाग है, पहले भाग के पहले पद में उन्होंने बताया है, सबसे जो है उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से व्यक्ति का गुण हमेशा सुगंधित करता रहता है, हमेशा वह अमर कीर्ति बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर गाथा बन जाता है। जो है उसी तरह से कि मलिक मोहम्मद जैसी अपनी रचनाओं के माध्यम से भले ही उनमें दोष था, उनमें एक आंख से अंधे थे, एक कान से बहरे थे, कुरूप थे, रूपहीन थे, लेकिन वह उनकी जो रचनाएं हैं वह इस संसार में अमर हो गई हैं। तो व्यक्ति का जो ज्ञान है, शिक्षा है, वह रूप रंग से कोई मतलब नहीं रहता। यह उन्होंने पहले पद में बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हमने बताया था कि हम उसका भाग 2 लेके आएंगे। तो आज जो है कड़बक का भाग 2 हम लेके आए हैं और हमारा कड़बक का भाग 2 का इसका भावार्थ जानते हैं कि किस तरह से आगे कि अगला भाग में हमारा कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहना चाहते हैं कड़बक में, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अगला भाग है इसको देखते हैं एक बार। और इसमें है मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। देखिए इसको हम लोग गा के भी कर सकते हैं। गाने से क्या हो जाता है कि जब हम अगर उसको गाएंगे, थोड़ा सा लयबद्ध करेंगे, तो ऐसा होता है कि वह हमें याद भी हो जाता है धीरे धीरे। तो एक बार हम प्रयास करते हैं। देखिए मुहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सुरतन से नियस राजा, कहाँ सुआयस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कह राघव जह किन्ह बखानो, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सुपुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। उसके बाद इसमें आगे है के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम सवरे दुई बोल। इस तरह से हम इस जो है पद को लयबद्ध करने का प्रयास किए हैं। कि लयबद्ध क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों का मन भी लगता है पढ़ने में, और लयबद्ध करने से चीजें आसान हो जाती है, हमें मौका भी मिलता है समझने का। देखिए अगर इसको साधारण शब्दों में अगर हम कहेंगे, तो साधारण भाषा में कहेंगे तो ऐसे मुहम्मद या कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, एक इस तरह से हो गया। एक करते हैं ऐसे मुहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। ऐसे थोड़ा सा सुनने भी अच्छा लगता है, समझने में भी मजा आता है। तो हम आगे इसका भावार्थ देखते हैं और किस तरह से कवि इस जो है पद्य में क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना पद्य और पद्य का अर्थ। जो पंक्ति है, पंक्ति का अर्थ देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। सबसे पहले ये जान लेंगे कि यह जो पद्य है और यह जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है और यह कड़बक से लिया गया है। और कड़बक का हम पहला भाग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा भाग है। तो देखिए दूसरा भाग का पहला का हम लोग भावार्थ देखते हैं। मुहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नैन ही जल भेई। उसके बाद इसका भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ में सबसे पहले कोई भी भावार्थ रहे, हम यह देखेंगे कि
हमेशा इन चीजों को लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति, इन चीजों को हमेशा लिखना होगा। ये चीज हमेशा हम लोगों को लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि इसमें हम इतना हमेशा हर एक पंक्ति में लिखेंगे। उसके बाद जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी यह काव्य को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। उसके बाद मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि इस पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने इस पंक्ति की रचना की है, इस पंक्ति की रचना की है, उसमें सबसे पहले जो कवि कह रहे हैं कि यह काव्य मैंने रचकर जिसे भी सुनाया है, कवि कहते हैं कि इस काव्य को रचकर मैंने जिसे भी सुनाया है या जिसने भी सुना है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। इस काव्य को जिसने भी सुना है प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, जरूर किया है कि किस तरह से प्रेम में पीड़ा हो रहा है, किस तरह से लोग विरह में तड़प रहे हैं। इन चीजों को यह काव्य के इस रचना के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, और इसमें कह रहे हैं कि इस जो इतना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इतना मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, इस चित्रण में उन्होंने कहा है कि इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर, रक्त मतलब कि दिन रात मेहनत करके सोच के केवल उसी पे विचार करके दिन रात इस तरह से प्रस्तुत करना कि लोग पढ़ के भाव विभोर हो जाए। तो और गाढ़ी प्रीति का मतलब होता है एकदम वो स्नेह में मतलब एकदम डूब जाना उसमें, उस पढ़ के उस रतन सेन और जो है रानी पद्मावती की कहानी को सुनकर पढ़कर लोग उनके प्रेम में डूब जाते हैं और आंसुओं के जल से भिगोया है। अपने आंसुओं को रक्त से सींचे हैं और सींचकर रक्त, अपना जो रक्त है उसे रक्त लगाने का मतलब है कि दिन रात मेहनत करना और अपने आंसू जो भी पढ़े हैं उस काव्य को जितने लोग भी पढ़े हैं उनके आंखों से आंसू निकल आए हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि अगला पंक्ति में कवि क्या कहते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया, सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि इतना तो लिखने के बाद कि यह पंक्तियां जो है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि यह काव्य रचना रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। जिसने भी यह काव्य जो कवि ने रचा है उसको पढ़ के सबको प्रेम की पीड़ा जरूर हुआ है, और इस काव्य को रचने में रक्त की लेई लगाकर जोड़े हैं तथा गाढ़ी प्रीति अगाध स्नेह को आंसुओं के जल में भिगोया है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा पंक्ति का अर्थ जानते हैं, और दूसरा पंक्ति है ओ मन जानी कबित अस किन्हा मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ कह राघव जे किन्ह बखानु। उसके बाद है कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इसमें फिर हम लोग देखेंगे, इसको एक बार लयबद्ध करके देखेंगे कि ओ मन जानी कवित यस चिन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जय किन्ह बखानु, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी।
आइए हम इसका भावार्थ जानते हैं और देखते हैं। हर एक पंक्ति में जो भी पंक्तियां आएगी आपके परीक्षा में, एग्जाम में जो भी पंक्तियां आएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे उसके बारे में कि इसके रचनाकार कौन है और यह कहां से लिया गया है। जैसे हम इसको लिखेंगे, अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर तो हम लोग का फिक्स हो जाएगा। उसके बाद भावार्थ हम लोग लिखेंगे। तो भावार्थ इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें भी प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां जो है महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। कवि कह रहे हैं कि इस महाकाव्य की रचना हम यह जानकर किए कि यह हम रहें या न रहें, यह काव्य मेरी आखिरी निशानी रहेगी। कवि कह रहे हैं कि हम रहें या न रहें, लेकिन यह काव्य, मतलब काव्य का मतलब यह पद्मावत महाकाव्य, हम रहें या न रहें, इस काव्य की रचना हमने यह सोच कर की है कि यह हमारी आखिरी निशानी रहेगी और लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और मैं हमेशा अमर रहूंगा, लोगों के बीच रहूंगा। क्योंकि जब जब पद्मावत का नाम आएगा तब तक मलिक मोहम्मद जायसी का भी नाम साथ साथ लिया जाएगा। तो यह सोच कर किए कि कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। मतलब मैं रहूं या मैं न रहूं, फिर भी मेरी आखिरी निशानी यही पद्मावत महाकाव्य रहेगी। अब न वह रतन सेन है, अब कह रहे हैं आगे पंक्ति में, अब न वह रतन सेन है और न ही वह रूपवती पद्मावती, न ही इस संसार में रतन सेन है, न ही रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुवा है और न ही राघव चेतन या अलाउद्दीन है। इस संसार में कुछ नहीं है, न ही रतन सेन है, न ही पद्मावती है, न ही अलाउद्दीन है, न ही राघव सेन है, न ही वह सुवा है। सुवा का मतलब यहाँ पर देखिए, सुवा 2 चीजों से, एक तो तोता हो गया, एक सुवा, हाँ तोता से ही तुलना किया गया है कि वह तोता भी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि न वह बुद्धिमान सुवा है और न ही राघव चेतन या अलाउद्दीन है, आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। देखिए, इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने यह रचना यह सोचकर, यह समझकर, यह जानकर की है कि मैं रहूं या न रहूं, यह मेरी आखिरी निशानी, पद्मावत जो महाकाव्य है मेरी आखिरी निशानी रहेंगी। लोग इसको जब जब पढ़ेंगे जानेंगे, तब तक जब पद्मावत का नाम आएगा तब मलिक मोहम्मद जायसी का नाम भी आएगा। और आगे की पंक्ति में यह कह रहे हैं कि अब न वह रतन सेन है, न वह रूपवती पद्मावती है, और न ही वह बुद्धिमान सुवा है, सुवा मतलब तोता, और न ही वह राघव चेतन या अलाउद्दीन है, आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में यह कहानी रह गई है। मतलब जो पद्मावत उन्होंने लिखा है, अगर कोई जानता है रानी पद्मावती या रतन सेन को, तो पद्मावत के माध्यम से ही जानता है। पद्मावत के माध्यम से ही इन राजा रतन सेन को और पद्मावती को इनकी अमर कीर्ति गाथा लिखने का जो प्रयास किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वह कह रहे हैं कि हमारे पद्मावत की वजह से इनकी कहानी जिंदा रह गई है, अब तक लोग उन्हें जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पंक्ति है, अगला पंक्ति है, धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। इस पंक्ति में इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी, हर एक पंक्ति में हम लिखेंगे। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि कोई भी पंक्ति हो उसमें आप कवि का नाम और उसकी रचना का नाम जरूर लिखेंगे। उतना लिखने के बाद यहां तक देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी
द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी तरह रह जाती है, कह रहे हैं कि इस संसार में वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति प्रतिष्ठा इस संसार में रह जाती है। वह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार से पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य अमर रहते हैं। उसकी तुलना, व्यक्ति की कीर्ति की तुलना फूल से की गई है कि फूल भले ही मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध उसका सुगंध नहीं जाता है, हमेशा उसका सुगंध रहता ही है, भले ही पुष्प मुरझा जाए। वैसे ही व्यक्ति इस संसार में रहे या न रहे, उसकी कीर्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान, उसका सम्मान, उसका रचना हमेशा इस संसार में अमर रहता है। उसके बाद अगला देखते हैं, और अगला जो है पंक्ति का भावार्थ हम लोग जानते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पंक्तियां और इसका भावार्थ दोनों समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम सरल भाषा में, जो ग्रामीण क्षेत्र का भाषा होता है उसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एकदम आसानी से समझ में आए। अगर आपको न समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आए, तो फिर मैं इससे भी सरल भाषा में बनाऊंगा, क्योंकि समझना आपको है कि किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो अंतिम पंक्ति है उसका हम लोग भावार्थ देखेंगे। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवरे दुय बोल। इसकी जो इस पंक्ति की जो व्याख्या है, जो भावार्थ है, देखिए भावार्थ रहे, व्याख्या रहे, अर्थ बताइए, ये सब एक ही चीजें हैं। इसलिए ये नहीं कि भावार्थ, यहाँ पे भावार्थ लिखा हुआ है तो नहीं, अगर व्याख्या भी है, व्याख्या भी लिखा हुआ है तो यही बताना है, अर्थ भी लिखा हुआ है तो भी यही बताना है। तीनों में से कोई भी रहे, आपको यही बताना है, इसका यही भाव अर्थ ही बताना है, भावार्थ व्याख्या तीनों एक ही है। अगला कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न किसी ने बेचा है और न किसी ने उसे खरीदा है। इस संसार में जो यश है, आपकी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, न ही किसी ने बेचा है अपना प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हम दो शब्दों में याद रखेगा। कह रहे हैं, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि ना ही कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा बेचता है, ना ही कोई व्यक्ति सम्मान बेचता है, ना ही व्यक्ति कोई स्वाभिमान बेचता है, ना ही कोई खरीदता है, ना कोई बेचता है उसे, ना ही कोई खरीदता है। वह जो सम्मान है, वह जो प्रतिष्ठा है, आपको स्वयं भी अपने समाज में बनाना होगा, अपने क्षेत्र में बनाना होगा, अपने देश में बनाना होगा। वह जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी को आज भी हम लोग जान रहे हैं, उनका जन्म हुआ है 1492 ईस्वी में। उनके जन्म के बाद से जब ही उन्होंने रचना किया पद्मावत का, तब से पद्मावत का अंश अब तक आज 2025 में भी इसका अंश मौजूद है। पद्मावत को हम लोग जानते हैं, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की गाथा को हम लोग जानते हैं। किसके माध्यम से? मलिक मोहम्मद जायसी के माध्यम से। तो कवि यही कह रहे हैं कि इस संसार में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान किसी ने न बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे, जो मेरे हृदय के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हम दो शब्दों में याद रखेगा। इस पद्मावत उनके द्वारा रचित जो भी कहानियां हैं उनको पढ़ेगा। हमने पहले ही बताया कि जब जब पद्मावत का नाम आएगा, कि पद्मावत महाकाव्य का नाम आएगा, तब तब मलिक मोहम्मद जायसी को याद किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनके द्वारा रचित
जो पद्मावत है या जो इस संसार में उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा है, यश है, वह ना ही किसी को बेचा जाता है, ना ही खरीदा जाता है, वह अपने आप स्वयं अर्जित किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि हमने जो अर्जित किया है और जब जब मेरी रचनाओं को लोग पढ़ेंगे मुझे जरूर याद रखेंगे। अगर ये जो पंक्तियां हैं हमने जितना पढ़ा है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद आप, ये हमारा भाग 2 है, ये भाग 2 है कड़बक का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा है, तो ये भाग 2 है। अगर इसका अर्थ भावार्थ आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसको और भी आसान करेंगे। कि समझना आपको है, समझाना मुझे है, तो मैं इसको और भी आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।